नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे एमपी डीएलएड एग्जाम 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर हमें बताइए हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें। सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सर हमने सीरीज बुक ले ली है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे, आपको तैयारी कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। तो आप जितने भी स्टूडेंट नए हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बंटी क्लास है यूट्यूब चैनल को, ठीक है। हर एक अपडेट्स के लिए एमपी डीएलएड संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिस नहीं करनी है तो आप बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर लो और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम आउटडोर होते हैं, यानी कि ऑफिस में नहीं होते, स्टूडियो में नहीं होते हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट्स आती है तो वो टेलीग्राम में तुरंत डाल देते हैं हम लोग पीडीएफ के अंदर, और इंस्टाग्राम पर पोस्ट स्टोरी लगा देते हैं, उसके बाद वीडियो बना पाते हैं यूट्यूब के लिए। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि आपकी हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। इससे आपका नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है। काफ़ी बच्चे हमें बता रहे थे, सर हम आपके चैनल से जुड़े नहीं थे, सब्सक्राइब नहीं किया था हमने, तो हमारे एजेंट ने बताया नहीं था, एग्जाम फॉर्म मिस हो गया, हमें एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए। तो बताइए, जब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, इन्हीं जानकारियों के आधार पर ही आपको पता चलेगा एमपी डीएलएड एग्जाम कब भरने हैं, फॉर्म एग्जाम कब होंगे, टाइम टेबल कब आ रहा है, क्या डेट है, सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे हैं, सर द्वितीय वर्ष वालों के लिए वीडियो बनाया करो। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, जितनी भी वीडियो वो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों ईयर्स के लिए होती है। यहाँ पे हम स्पष्ट लिख देते हैं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों ईयर्स के बारे में हमने पहले ही लिख रखा है। तो आपको तो जरूरत ही नहीं, दोनों चीज मतलब दोनों के लिए ही बनाते हैं हम। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर्स का एग्जाम एक साथ ही होता है। प्रथम वर्ष वालों का उसी टाइम टेबल पे होता है और द्वितीय वर्ष वालों का भी उसी टाइम टेबल पे होता है। तो हम दोनों ईयर्स को ही लेकर चलते हैं साथ में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, पढ़ने की शुरुआत कैसे करें। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है। सीरीज बुक है वो समझ नहीं आती है। आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिनको सीरीज बुक समझ नहीं आती। हाँ मैं मानता हूँ सीरीज बुक समझ नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो लेंथी होती है, बड़ी होती है, उसमें मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन को भी 2-2 पेज में, 3-3 पेज में लिख रखा होता है। जैसे मैंने कल एक सीरीज बुक देखी थी, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था पेपर में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमको लिखना होता है 30 शब्द में, ठीक है। 30 शब्द में इसका आंसर लिखना होता है। पेपर में साफ साफ लिखा हुआ होता है निर्देश में कि 2 नंबर के प्रश्न में आपको 30 शब्द में आंसर लिखना है। बस मात्र 30 शब्द में लिखिए, ज़्यादा आप 35 कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, 40 कर दीजिए। लेकिन जब वही आंसर मैंने उसी क्वेश्चन का एक सीरीज बुक में देखा तो लगभग 1.5-2 पेज में लिखा था, लगभग 2 पेज, मान लीजिए 2 पेज में लिखा हुआ था। तो बताइए, ये 2 नंबर का मतलब 30 शब्द लिखने आपको आंसर में, और आपको सीरीज बुक में 2 पेज पढ़ने, तो ये मतलब कैसे समझ आएगा। आप लेंथी होता है बहुत, सीरीज बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा होता है, तो इसलिए आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। यही वजह लगती है मुझे सीरीज बुक की, कि सीरीज बुक में क्या है, वो ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसरों को लेंथी कर देते हैं, बड़े-बड़े कर देते हैं। वो क्या है, वो बच्चे थोड़े पढ़ने में झिझकते हैं, क्योंकि वो उन्हें इतना लेंथी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। वो लगता है यार क्या पढ़े यार, इसको कितना पढ़ना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इसी को लेकर हमने एक नोट्स तैयार किए थे। अगर आपने नोट्स लिए होंगे, काफ़ी बच्चे नोट्स लेते हैं हमसे, हर साल लेते हैं। अगर आप नोट्स परचेस करोगे ना, तो नोट्स में आपको ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चनों को ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या कर देना है, नोट्स परचेस कर देने। जिन बच्चों ने सीरीज बुक ले ली, अच्छी बात है, सीरीज बुक भी पढ़ सकते हैं वो। अगर उन्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए अच्छे तरीके से, मतलब नोट्स में क्या है, हमारी टीम द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब एमपी डीएलएड के जो पेपर्स आते हैं उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो पूछे गए अब तक हमारे नोट से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादातर नोट से मैच हो जाता है, नहीं तो मिलते जुलते क्वेश्चन नोट से आ जाते हैं एग्जाम पेपर में। तो काफ़ी बच्चों की हर साल हेल्प हो जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हमारे नोट्स पढ़कर ही पास होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, 80+ परसेंटेज आती है ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट की।
आप कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट उन्हें डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। हमने काफ़ी बच्चों का 2025 वाला रिजल्ट का जो रिजल्ट आया था उसका हाईलाइट बना के उसमें पोस्ट कर रखा है। हाईलाइट देख सकते हैं आप, हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं मंटी क्लासेस पे। जो भी नए बच्चे 80+ % आती है, जो बच्चे हमारे नोट्स वगैरह और हमारे चैनल से पढ़ते हैं, क्योंकि चैनल पर भी हम एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास लेते हैं और आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास लेते हैं और हम तरीका बताते हैं आपको एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे क्या करना है, तो वो आप ले सकते हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, PYQ भी देते हैं। नोट्स के साथ हम वो सब चीज़ देते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम तक फुल सपोर्ट देते हैं हम अपने स्टूडेंट को। जो भी अपडेट्स रहता है सबसे पहले अपने स्टूडेंट के पास, और हर एक चीज़ हम अपने स्टूडेंट से शेयर करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसे याद कीजिए या इसे पढ़िए, वो सारी चीज़ें अपडेट्स देते हैं। तो आप नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। मैं आपको नंबर नोट करा रहा हूँ, नंबर नोट कीजिए 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो आपको हमारी टीम द्वारा नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कितने रुपए के हैं वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अब हम बात करें साथियों, अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊं, जैसे प्रथम वर्ष में आपकी 10 सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, और द्वितीय वर्ष में आपकी 8 सब्जेक्ट होती है। आपको इन सब्जेक्ट में से वो सब्जेक्ट लेनी है जो सबसे सरल है। सबसे सरल कैसे, जो जल्दी समझ में आती है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप अगर नोट्स भी लेते हैं ना, तो पहले आपको योग शिक्षा वाले नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। योग शिक्षा आपकी 807 सब्जेक्ट है, इसका कोड है 807, ठीक है। 807 वाली सब्जेक्ट, कोड वाली सब्जेक्ट जो PDF आपको नोट्स द्वारा दी जाएगी, नोट्स में वो आप सबसे पहले खोलेंगे। तो 807 वाली PDF को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको बताऊं साथियों, आपको क्या करना है, नोट्स को भी रटना नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, नोट्स को रटना नहीं है, ना सीरीज बुक को रटना है, क्योंकि MP के अंदर जो DLED परीक्षा होती है साथियों, वो समझ आधारित होती है। यानी कि जो DLED के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आते हैं साथियों, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो समझ आधारित पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी आधारित होते हैं वे। कैसे मैं आपको बताऊं, आप ये DLED करके टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। जब प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करता है तो आप कैसे लिखते हैं उसका आंसर, आप अपनी समझ से कैसे लिख पाते हैं, आपकी समझ कितनी विकसित है, उसी को चेक करने के लिए ये DLED परीक्षा, DLED के उस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं समझ आधारित। अगर आप सीरीज बुक पढ़ के या कुछ भी पढ़ के सीधा सीधा लिखते हैं, रट के लिखते हैं, तो उसको समझ आ जाता है कि ये टीचर बनने लायक नहीं है। आप बच्चों को कैसे संभालोगे, रट के संभालोगे? आपको रटना नहीं है, वो सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में देने, अपनी भाषा में लेने हैं। आप अपनी भाषा में दीजिए, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उन नोट्स को आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जब आपको समझ आ जाए क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर पढ़ना है। जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे, फिर क्वेश्चन के नीचे जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर को पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़िए, उस पर विचार कीजिए कि इससे और कैसे कैसे आंसर यानी क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस आंसर के, कैसे हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर आप PYQ देखिए, जो पुराने ईयर्स वाले जो पेपर हैं साथी, वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं नोट्स के साथ। फिर आप वो PYQ देखिए कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तभी आप अच्छे नंबर से पास होते हैं और अच्छे टीचर बनने लायक बनते हैं। आपको एक अच्छा टीचर बनना है, ना कि रटंत टीचर कि कुछ भी रटो। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आप जवाब दे सकें। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको उसका जवाब देना है। ऐसा नहीं कि यार हमने क्या पढ़ा था यार, उस बुक में ये था, उस बुक में ये था। आप कोई भी बुक उठा के देखिए, सभी बुक में अलग अलग आंसर मिलेगा, सेम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो आप थोड़ा बहुत चेंज अपनी तरफ से कीजिए, अपनी भाषा में उस आंसर को कन्वर्ट कीजिए और लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, तो आपको पता चलेगा। आपको बच्चों को अपनी भाषा में ही समझाना है। ये सारे जो क्वेश्चन आप करोगे, जो आंसर लिखोगे DLED में, वही आपके आगे भी काम आएंगे, आगे के पेपरों में। तो आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है DLED को। ऐसे नहीं है जो DLED करोगे, जब आप 3rd ग्रेड का पेपर दोगे ना,
तब भी आपके काम आएगा। इसलिए हम हर एक बच्चे से बोलते हैं कि भैया रटना कुछ नहीं है, समझना है। आप जितना समझ के पढ़ोगे आप उतना ही अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में, डीएलएड परीक्षा में। ठीक है, इतना क्लियर आपका, तो आपको बस रणनीति बना देनी है। हाँ जी, मैं बस यही कहूँगा, मैंने ये सब्जेक्ट योग शिक्षा वाली सब्जेक्ट ये 25 नंबर की आती है, 10 नंबर इसमें पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन इसके क्या है, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट होते हैं, छोटी होती है, तो जल्दी समझ में आती है, आपके पढ़ने का मन लगेगा। जैसे आपका पढ़ने का मन लगे फिर आप धीरे धीरे सब्जेक्ट उठाते चलिए। पहले आप ये छोटी सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे तो आपको समझ आएगा। योग के अनुसार आप शुरुआत कीजिए, योग क्या है, योग किसे कहते हैं, ये योग की परिभाषा क्या होती है, योग की परिभाषा किसने दी है, पतंजलि के अनुसार योग लिखिए। ये सारी चीज़ें, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपनी भाषा में लिखिए, ऐसे कह देता है वो एग्जामिनर कभी कभी। तो अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, आप अपनी समझ से लिखेंगे ना। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे क्वेश्चन को, तभी आप लिख पाएंगे अपनी भाषा में। ठीक है, तो आप नोट्स वगैरह परचेज कर लो। नोट्स के साथ जो भी इंपॉर्टेंट है और जो भी जानकारी रहेगी हम आपको बताते रहेंगे एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो शुरुआत आपको उस सब्जेक्ट से करनी है जिस सब्जेक्ट को आपका पढ़ने का मन हो। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा आप योग शिक्षा से ही कीजिए, मैंने ये छोटी सब्जेक्ट इसलिए चुनी है ताकि आपका मन लग सके। अगर आप किसी बच्चे को इंग्लिश अच्छी लगती है तो वो इंग्लिश से शुरुआत कर सकता है, किसी को गणित अच्छा लगता है तो वो गणित से शुरुआत कर सकता है, किसी को बाल्यावस्था अच्छी लगती है तो वो बाल्यावस्था से शुरुआत कर सकता है। जैसे आपका मन करे, जिस सब्जेक्ट से आपको, जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, सबसे पहले उसी से शुरुआत करें, तभी आपका मन लगेगा। सीरीज बुक में थोड़ा विस्तार से लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा आप नोट्स पे भी ध्यान देंगे तो नोट्स आप ले सकते हैं 72 40 28 72 81। तो काफ़ी बच्चे एग्जाम टाइम पे नोट्स लेते हैं। मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा, भैया नोट्स एग्जाम टाइम पे लोगे उससे पहले अभी ले लो, अभी ले लो। मैं ये कहूँगा नोट्स, क्योंकि आपको तभी उसी टाइम पे उतने ही पैसे में मिलेंगे, अभी भी उतने ही पैसे में मिलेंगे। तो अच्छा है, आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, आप नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा स्कोर बना सकते हैं। नहीं तो इसमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं भैया। फेल वो होते हैं जो रटते हैं। फेल कौन स्टूडेंट होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर को रटते हैं। बस उन्हें एग्जाम टाइम पे मिल जाते हैं नोट्स, फिर वो रटना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए सीरीज बुक पढ़ पढ़ के रट देते हैं वो। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन जो आपने रटा है वो क्वेश्चन उस पेपर में नहीं हुआ तो आप क्या लिखेंगे, वहां पे 0। तभी वो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, वो कुछ लिख नहीं पाते क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं, कुछ लिखेंगे क्या। वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, जिसका आंसर आपने याद किया है, रटा हुआ है, आपको वो आंसर एग्जाम पेपर में आपको नहीं मिलता है तो आप उसमें कुछ नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए आप फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, समझ के पढ़ना है, आपको सोचना है कि हमें इस आंसर को और कितने क्वेश्चनों द्वारा कर सकते हैं। आपको समझना है इस क्वेश्चन का आंसर हम कितने तरीकों से दे सकते हैं। ये चीज़ आपको सोचनी है, समझनी है, तभी आप कर पाओगे। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आप वीडियो लंबी बना देते हैं। भैया ChatGPT का ज़माना है, आप कहीं से भी कोई भी आंसर ला सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका है समझाने का। अच्छा टीचर वही है जो आपको अच्छे से समझा सके। मैं आपको आपके ही भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं हमेशा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप एक अच्छे टीचर बन जाएं। और अच्छे टीचर की पहचान यही होती है कि वो अच्छे से आपको समझा सके और आप अच्छे से समझ सकें। आप भी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे आप टीचर बनोगे, आप भी बच्चों को अच्छे से समझाओगे। नहीं तो आप अभी भी आप रटोगे तो आप भी बच्चों को रटाओगे। हाँ ये रटो, ये पढ़ो, ऐसे करो। भैया समझ आओ। जितना अच्छे तरीके से आप विश्लेषण कर सकते हैं, जितने सरल तरीके से आप समझा सकते हैं, वही आप बेस्ट टीचर है। पर तो आप कहीं से कुछ भी लोगे, आप कहीं से कुछ भी नोट्स ले लोगे, आप कहीं से कोई सी भी बुक ले सकते हो, मार्केट में जाओ सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन समझाने का तरीका किसी के पास नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। भैया जिस टीचर को आपको समझ आ रहा है, आपको जिस टीचर बेहतर तरीके से समझा सकता है, वही टीचर बेस्ट है। बस आपकी समझ आना चाहिए कि हाँ सर ने ये बताया तो हमें ये ऐसे करना चाहिए जिससे हमें कितना लाभ मिल रहा है, कितना फायदा हो रहा है, वो मेन चीज़ है। रटना मेन चीज़ नहीं है भैया। अगर मैं आपको रटा दूं, मैं कहूँ ये चीज़ ये रट लो, ये क्वेश्चन रट लो, ये आंसर रट लो, ये क्वेश्चन रट लो, ये आंसर रट लो, अगर वो एग्जाम में नहीं आया फिर क्या होगा बताइए आपको। इसलिए मैं कभी भी अपने स्टूडेंट से ये नहीं बोलता कि आप इस क्वेश्चन का आंसर रटिए, नहीं बोलता मैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसका आंसर देखिए,
फिर आप ये विचार कीजिए इस आंसर के कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ ले इस क्वेश्चन को लेकर, इस आंसर को लेकर हम तुरंत इसका आंसर लिख दें। आपको इतना समझना पड़ेगा। तो यही है भैया, पढ़ने की शुरुआत अभी से कर दो। कैसे करनी है वो सब्जेक्ट, आपकी 10 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी, सिलेबस वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। और परीक्षा आपकी नज़दीक है, 3 महीने बचे हैं आपके पास। 3 महीने में आपको 10 सब्जेक्ट अच्छे से कवर करनी है और द्वितीय वर्ष वालों को 8 सब्जेक्ट कवर करनी है। हाँ जी, काफ़ी बच्चों के सवाल ये भी रहते हैं, सर हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। भैया 90 में थे 2 बच्चे पास, 90 में थे, मान लीजिए 100 में थे 5 बच्चे ऐसे ही पास हो गए। एग्जामिनर की कृपा हो जाती है, कभी कभी उनकी जो किस्मत है वो अच्छी होती है। बाकी के जो 95 बच्चे हैं, 95 बच्चे हैं, वो क्या बिना पढ़े पास हो जाएंगे? मानता हूं मैं 100 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत लिख देते हैं, काफ़ी कुछ वैसे जो एग्जामिनर सही से उनकी कॉपियाँ चेक नहीं कर पाते हैं, वो पास हो जाते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन 95 बच्चे उन 5 बच्चों पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। 95 पे ये 5 बच्चे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन 5 पे ये 95 कभी नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे बिना पढ़े पास हो जाते हैं, भैया मैं आपको बता दूं, जो डीएलएड में तो पास हो जाएंगे, आगे क्या करेंगे फिर? ये आगे क्या करेंगे बताइए? आप आगे आप क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला आपका आगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ाई नहीं। आपको ये मौका मिला है पढ़ने का, आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको डिप्लोमा करा रहे हैं, भैया ये भी डिप्लोमा ऐसी मामूली बात नहीं है, आप इससे गवर्नमेंट टीचर बनोगे, 1 से 5वीं तक के टीचर। ये समझो आपको मौका मिला है ये पढ़ने का, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, आपके घर वाले 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। 2-3 साल लगता है भैया इससे करने में, 3 साल लगता है। कैसे? 2024 में आपने एडमिशन, 2025 में आपने एडमिशन लिया है, ध्यान से सुनिएगा, 2025 के अंदर आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। 2026 में आपका फर्स्ट ईयर होगा, 2027 में आपका सेकेंड ईयर होगा, 25, 26, 27, 3 साल हो गया। 3 साल आप बर्बाद क्यों करोगे? एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे, हो गया। बाकी के 3 साल आपने क्या किया? 36 महीने आपने वेस्ट कर दिए। बस थोड़ा बहुत 1-2 महीने पढ़ लेंगे, 3 साल में आपने 2-3 महीने पढ़ेंगे, बस हो जाएंगे पास। पास होने से कुछ नहीं होता है भैया, अच्छी परसेंटेज बननी चाहिए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए कि हमने ये एग्जाम दिया है तो हमने क्या लिखा था कॉपी में और हम आगे क्या कर सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें आपको लगता है ये आपके डीएलएड में ही काम आएंगे। डीएलएड का जो सिलेबस है ना भैया, वो 3rd ग्रेड यानी एमपी में वर्ग 3 होता है ना, उससे मिलता जुलता है। आप देख लो, वर्ग 3 का जो एग्जाम होता है वो काफी क्वेश्चन डीएलएड के ही होते हैं, वो सेम सिलेबस होता है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट होता है डीएलएड में, यही सिलेबस थोड़ा आगे विस्तार से, जैसे आप कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आप पास करके आए हो, 10th तक आपने देखा होगा, कक्षा 6 में थोड़ा सिलेबस होता है, कक्षा 7 में वही सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है, कक्षा 8 में थोड़ा और बढ़ जाता है, कक्षा 9 में थोड़ा और, 10 में और बढ़ जाता है, फिर 11 के बाद अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ जाती है, वो सिलेबस वही होता है। ताकि एकदम आप पे प्रेशर नहीं डालती गवर्नमेंट, सारी चीज़ें आपको यहीं पढ़ा देगी। तो आगे आपको क्या पढ़ना है? अभी आपको थोड़ा पढ़ना है, फिर उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, समझ के, ताकि वो आपको कभी उसे भूले नहीं और आप अच्छे से कोई सा भी एग्जाम दें तो आप एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। आपको शुरुआत कैसे करनी है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो भैया। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, आपको ये मौका मिला है पढ़ने का, तो आप अपनी ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, अपने घर वालों का पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। आपको जो मौका मिला उससे पढ़िए, जो सब्जेक्ट मिल रही है, अभी डीएलएड कर रहे हैं आप तो डीएलएड पे पूरा फोकस रखिए, डीएलएड की अच्छी तैयारी कीजिए, नोट्स ले लीजिए, सीरीज बुक नहीं है तो सीरीज बुक ले लीजिए, जो कुछ लेना है आप ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। मैं तो यही कहूँगा तैयारी करनी है तो अच्छे से करो, नहीं बिल्कुल मत करो, अपने घर वालों का पैसा वेस्ट मत करो, नहीं तो आप फेल हो जाते हैं। फिर बोलते सर ये हुआ, फिर उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिर से भरो, फिर से पैसा वेस्ट होता है आपका। फिर से ऐसा ही नहीं कि एक बार पैसा चला गया, एग्जाम फॉर्म भर दिया, फेल हो गए तो फिर उन्हीं पैसों में काम हो जाएगा, नहीं होता भैया। फिर से अलग से पैसे लगते हैं। जो बच्चे बिहार के, उत्तराखंड के, फिर से उन्हें आना पड़ता है एमपी में डीएलएड देने के लिए, किराया फिर से खर्च होता है। जब आप आओगे ना एमपी डीएलएड में तो रूम का किराया बहुत होता है, 2-2 3-3 हज़ार ले लेते हैं एक दिन का, 3-3 दिन का, महीने का, तो बहुत जाता है। 4-4 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में भी बच्चों मजबूरी में रुकना पड़ता है रूमों में। आपका पैसा बहुत वेस्ट होता है यहाँ पे जब आप एग्जाम देने के लिए आते हो। इसलिए सोच समझ के तैयारी करो अच्छी से और एक ही बार में एग्जाम क्लियर करो अच्छी परसेंटेज के साथ।
कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कभी भी कमेंट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हेल्प के लिए। हम कभी भी किसी बच्चे को निराश नहीं करते हैं, जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, मैं जानता हूं। अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच किया होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं इसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।